यहीं पर एक डिजिटल प्रदर्शनी, वर्चुअल म्यूजियम पूज्य बापू के जीवन पर है। दांडी कुटीर जो यहीं पर बनी हुई है, आप उसे भी जरूर देखिए। पूज्य बापू के जीवन को अगर हम समझेंगे तो स्वच्छता के लिए पूज्य बापू का जो आग्रह था उसको परिपूर्ण करने का हमारा संकल्प और परिणाम लाने के लिए हमारे प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाएंगे। दो 2019 महात्मा गांधी को 150 वर्ष हो रहे हैं। पूज्य बापू कहते थे कि हिंदुस्तान गांवों में बसा हुआ है। दूसरी बात ये कहते थे कि मुझे अगर आजादी और स्वच्छता दोनों में से पहले कुछ पसंद करना है तो मैं स्वच्छता पसंद करूंगा। गांधी के जीवन में स्वच्छता का कितना महात्म्य था वो उनकी इस कमिटमेंट से पता चलता है। 2019 में जब हम गांधी 150 मना रहे हैं, क्या तब तक हम स्वच्छता के विषय में जो गांधी का प्रयास था, किसी एक सरकार का प्रयास नहीं है, गांधी के समय से चलता आ रहा है, हर किसी ने कुछ न कुछ किया है, लेकिन अब हमने तय करना है कि यहां तक में हमें काफी कुछ कर देना है। इसके बाद ये विषय अब हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, हमारी राष्ट्रीय पहचान बन जाएगा। हमारी रगों में स्वच्छता अनुभव होगी। ये स्थिति हम पैदा करना चाहते हैं और ये देश कर सकता है। ये वो सरपंच बहनें हैं जिन्होंने अपने गांव में ये करके दिखाया है। खुले में शौच जाना, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया है। गांव में इस व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रयास किया है। वैसी स्वच्छता के संदेश को सफलतापूर्वक अपने गांव में लागू करने वाली शक्ति रूपा लोग यहां बैठे हैं और इसलिए मेरा विश्वास बनता है कि जो गति आई है उस गति को अगर हम बहुत ही समयबद्ध तरीके से और पूरी बारीकी से लागू करने का प्रयास करेंगे तो गांधी 150 होते होते हम बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। अभी आपने फिल्म देखी, उसमें बयां स्वच्छता के संबंध में पहले हमारा रैंक 42% तक था स्थिति, इतने कम समय में हम 62 पर पहुंच गए। अगर इतने कम समय में 20% हम सुधार कर सकते हैं तो आने वाले 1.5 साल में हम और अधिक कर सकते हैं। ये साफ साफ आप लोगों ने करके दिखाया है। आज जिन माताओं बहनों को सम्मान करने का मुझे अवसर मिला, उनकी एक एक मिनट की छोटी छोटी फिल्म हमने देखी। कुछ लोगों का जो भ्रम रहता है, उन सबके भ्रम तोड़ने वाली ये सारी फिल्में हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पढ़े लिखे लोग ही कुछ काम कर सकते हैं। इन बहनों ने करके दिखाया। कुछ लोगों को लगता है शहर में होंगे,
थोड़ी चपाचप अंग्रेजी बोल पाते होंगे, वही कर पाते हैं। ये अपनी भाषा के सिवाय कोई भाषा नहीं जानते तो भी ये कर पाते हैं। अगर किसी विषय के साथ व्यक्ति जुड़ जाता है, जीवन का मकसद उसको अगर मिल जाता है, तो वो उसे पार करके रहता है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता उनके जिंदगी का मकसद क्या है। आज पूछोगे कल क्या करोगे, तो बोले शाम को सोचूंगा। जिनको अपने जीवन का मकसद ही पता नहीं है, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते, जिंदगी गुजारा कर लेते हैं, दिन गिनते रहते हैं, और कुछ चीजें दो चार अच्छी हुई तो उसी के गाजे बाजे के साथ गुजारा करके रात को सो जाते हैं। लेकिन जिसको जिंदगी का मकसद मिल जाता है, पर्पज ऑफ लाइफ जिसको पता चल जाता है, वह बिना रुके, बिना थके, बिना झुके अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिसकी भी जरूरत पड़े उसको साथ लेकर के, संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करके, चुनौतियों से मुकाबला करना पड़े तो मुकाबला करके भी अपने मकसद को पूर्ण करने तक वो चैन से बैठते नहीं है। आप में से सब सरपंच होना ये छोटी बात नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनको सरपंच बनने में शायद तकलीफ न हुई हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे होंगे जिनको इस लोकतांत्रिक परंपरा में यहां तक पहुंचने में काफी कुछ करना पड़ा होगा। आज से 15 साल पहले कभी सरपंचों की मीटिंग हुआ करती थी, 33% रिजर्वेशन होता था, लेकिन मैं भी मीटिंगों में अनुभव करता था। मैं पहले गुजरात के बाहर काम करता था, कई अलग अलग राज्यों में मैंने काम किया है। तो मैं पूछता था तो वो परिचय में बताते थे पुरुष कि मैं एसपी हूं। तो मुझे भी होता था ये सरकारी आदमी यहां कैसे आ गया। ये तो पार्टी की मीटिंग है। तो मैं पूछता था भाई आप एसपी यानी कहां नौकरी करते हैं? नहीं बोले मैं एसपी हूं। तो मैंने कहा मतलब? तो बोले मैं सरपंच पति हूं। तो बोले मेरी बीवी सरपंच है लेकिन मीटिंग में मैं ही जाया करता हूं। अब किसी समय ऐसा था, आज ऐसा नहीं है। जिस महिला को सरपंच के नाते काम मिला है उसको लगता है कि 5 साल मुझे जो मौका मिला है मैं कुछ करके जाना चाहती हूं। वो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों में सब एडजस्ट करती है। परिवार में भी अपनी प्रायोरिटी को लोग स्वीकार करें इसका वातावरण बनाती है। और अनुभव ये कहता है कि पुरुष सरपंच से ज्यादा महिला सरपंच अपने काम के प्रति ज्यादा समर्पित होती है। उसका फोकस होता है। पुरुष सरपंच और 50 चीजें करने में लगा रहता है। वो बना सरपंच होता है और अगली बार जिला परिषद में जाने के लिए सोचता रहता है। जिला परिषद में है तो धारा सभा में जाने के लिए सोचता रहता है। लेकिन महिलाएं जिस समय जो काम मिला उसको पूरी लगन से पूरा करने का प्रयास करती है। और उसका परिणाम है, एक संस्था ने बड़ा मजेदार सर्वे किया है और उस सर्वे में उसने बड़ी महत्वपूर्ण चीजें पाई हैं। और उसने सारी जो प्रोफेशनल महिलाएं हैं उनका सर्वे किया था
और उस सर्वे में पाया गया कि नई चीज सीखने की वृत्ति महिलाओं में ज्यादा होती है। जो काम उसको दिया गया उसको पूरा करने के लिए जितनी अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, शक्ति लगानी चाहिए, उसमें कभी वो पीछे नहीं रहती हैं। जो काम उसको मिला पूरा नहीं होता है, वो चैन से बैठती नहीं है, वो उसको लगातार उसके पीछे लगी रहती है। अपना काम करने के लिए जो तय किया हुआ उसका जिम्मा है, उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से रिसोर्स मोबिलाइज करने चाहिए, किस किस की शक्ति जोड़नी चाहिए, बड़ी आसानी से वो करती है। उसको कोई ईगो नहीं होता है। किसी को नमस्ते करके काम करवाना है तो नमस्ते करके करवा लेगी, किसी से गुस्सा करके करवाना है तो गुस्सा करके करवा लेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है ये। हमारे देश की 50% मातृशक्ति भारत की विकास यात्रा की सक्रिय भागीदारी करें, हम देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। और इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मंत्र को लेकर के भी देश में काम करने की बहुत आवश्यकता है। कम से कम जहां महिला सरपंच हो उस गांव में तो भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। मां के गर्भ में बच्ची को मार देने का पाप उस गांव में कतई नहीं होना चाहिए। और वो जागरूकता का काम एक सरपंच बहन अगर तय करे तो कर सकती है। पारिवारिक दबाव में किसी अगर बहू के ऊपर जुल्म हो रहा है तो सरपंच उसकी रक्षक बनकर खड़ी हो सकती है, और एक बार वो कहने लगेगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटी बचाओ आज समाज जीवन में कैसी दुर्दशा आई है। 1000 बेटे के सामने कहीं 800, कहीं 850, कहीं 900, कहीं 950 बेटियां हैं। अगर समाज में इतना बड़ा असंतुलन पैदा होगा तो ये समाज चक्र चलेगा कैसे। और ये पाप है, इसके खिलाफ समाज का दायित्व है। सरपंच महिलाएं शायद उसमें ज्यादा सफलता पा सकती हैं। समाज में जो एक मानसिकता है, बेटी है अब छोड़ो उसको, तो दूसरे के घर जाना है, बेटा है जरा संभालो। आप भी जब छोटे होंगे, माँ भी तो एक नारी है, लेकिन जब खाना परोसती और घी परोसती है तो बेटे को 2 चम्मच घी डालती है, बेटी को 1 चम्मच डालती है। क्यों? उसको तो दूसरे के घर जाना है। बेटा है तो बहुत कुछ है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। मैंने ऐसी बेटियां देखी हैं, मां बाप की इकलौती बेटी, बूढ़े मां बाप को जीवन में कष्ट न हो इसलिए उस बेटी ने शादी न की हो, मेहनत करती हो और मां बाप का कल्याण करती हो। और मैंने ऐसे बेटे देखे हैं कि 4-4 बेटे हो और मां बाप वृद्धाश्रम में जिंदगी गुजारते हो, ऐसे बेटे भी देखे। और इसलिए ये जो भेदभाव की मानसिकता है, उस मानसिकता के खिलाफ हमें दृढ़ संकल्प होकर के बदलाव लाना। बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। आप देखिए इस बार हिंदुस्तान का नाम ओलंपिक में किसने रोशन किया? सभी मेरे देश की बेटियां। देश का माथा ऊंचा कर दिया।
आज 10वीं 12वीं परीक्षा के रिजल्ट देख लीजिए। पहले 10 में बेटियां ही बेटियां होती हैं, बेटे को ढूंढना पड़ता है कहीं नंबर लगाए क्या। क्षमता उन्होंने सिद्ध कर दी है। जहां भी जो भी अवसर मिला है उस काम को दैदीप्यमान करने का काम हमारी माताओं बहनों ने किया है। और इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारा सामाजिक दायित्व है, राष्ट्रीय दायित्व है, मानवीय दायित्व है। अमानवीय बात समाज में स्वीकृत नहीं हो सकती है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है बेटी का महात्म्य करते हुए, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी यावत सीता कथा लोके तावत जीवेतु बालिका। जब तक गंगा कुरुक्षेत्र और हिमालय हैं, जब तक सीता की गाथा इस लोक में है, बालिका तुम तब तक जीवित रहो, तुम्हारा नाम तब तक दुनिया याद रखे। ये हमारे शास्त्रों में बेटी के लिए कहा गया है। और इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भेदभाव नहीं। हमारे सरपंच महिलाओं से मेरा आग्रह है कि इस बात को आप अपने गांव में डंके की चोट पर देखो। अगर बेटा पढ़ता है तो गांव की बेटी भी पढ़नी चाहिए, गरीब से गरीब हो। और सरपंच ये न सोचे कि इसके लिए बजट की जरूरत नहीं होती है। सरकार ने स्कूल बनाया हुआ है, सरकार ने टीचर रखा हुआ है, उसके लिए उस गांव को अलग खर्चा नहीं करना है। सिर्फ आपको निगरानी रखनी है कि बेटियां स्कूल में जाती है कि नहीं जाती। कौन परिवार है जिसने अपनी बेटी को स्कूल में नहीं रखा है? इतना सारा देख लीजिए। आप सरपंच है, एक काम कीजिए, कभी अच्छा लगेगा आपको भी। स्कूल में बच्चों को कहिए कि वो गांव के सरपंच का नाम लिखे, उसी गांव के, दूसरे गांव के नहीं। आप गांव के सरपंच हैं, कोई 2 साल से सरपंच होंगे, 3 साल से सरपंच होंगे, लेकिन आपके गांव की स्कूल का बच्चा आपका नाम नहीं जानता होगा कि वो जिस गांव में है उस गांव के सरपंच कौन है, पता नहीं होगा। उसे ये पता होगा प्रधानमंत्री कौन है, उसे ये पता होगा मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन उसे ये पता नहीं होगा कि उसके गांव के सरपंच कौन है। और जिसको पता होगा, जरा उसको कहिए नाम लिखें, तो आपको ध्यान में आएगा जिस गांव के आप सरपंच हैं, जिस गांव में आपके गांव में स्कूल है, टीचर को तनख्वाह जा रही है, हजारों लाखों रुपयों का बिल्डिंग बना हुआ है, और उस गांव के बच्चे को आपके नाम का स्पेलिंग भी ठीक से लिखना नहीं आता है, तो आपको दुख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप जरा जाकर के प्रयोग कीजिए, देखने से तो बता देगा हाँ ये हमारे प्रधान जी है, लेकिन नाम पता नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने गांव की पूरी खातिरदारी करते हैं कि नहीं करते हैं। महीने में एकाध बार आधा घंटा के लिए गांव के जितने टीचर हैं अपने घर पे कभी चाय पी लेने के लिए बुला लीजिए। ऐसे ही उनके कहिए भाई देखिए मैं सरपंच हूं और इस गांव में अपनी पढ़ाई में कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, तहसील में नंबर आना चाहिए, जिले में नंबर आना चाहिए, राज्य में नंबर आना चाहिए। बताओ भाई आपको कोई तकलीफ है क्या? देखिए एक बार आप चाय के लिए बुलाओगे ना, महीने में एक आध बार, और साल में 4 महीने तो छुट्टी रहती है, तो 7-8 बार ही बुलाना पड़ेगा साल में। उसमें एक आध दिवाली का दिन आ जाएगा, एक आध होली का दिन आ जाएगा, कोई त्योहार का दिन आ जाएगा, तो ऐसे तो सिर्फ 2 बार ही बुलाना पड़ेगा।
लेकिन उस टीचर को लगेगा सरपंच बहुत सक्रिय है, गांव में अच्छी शिक्षा की चिंता कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सरपंच बाकी 50 काम करेंगे, इन मूलभूत काम। और आज गांव को, पहले की स्थिति ऐसी थी, गांव के सरपंच एक नगर सेठ हुआ करते थे। क्यों? जो भी मेहमान आए उसको खिलाना, रखना, चाय पिलाना, वो एक ही आदमी घर रहता था। आज तो 14th फाइनेंस कमीशन के बाद 2 लाख करोड़ रुपया सीधा सीधा गांव में जाता है। 2 लाख करोड़ रुपया छोटी रकम नहीं है। आप गांव के अंदर अगर निर्धारित करें कि 5 साल में ये 25 काम मुझे पूरे करने हैं, आप आराम से कर सकते हैं और आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। गांव के कभी आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहनों को बुलाइए, कभी आप आंगनवाड़ी में चले जाइए, स्वच्छता है कि नहीं, किचन ठीक है कि नहीं, खाना ठीक खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, बच्चों को जो खेलना चाहिए खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको लीडरशिप देनी चाहिए। हमने देखा है कि सरकार खर्च करती है टीकाकरण के लिए, और मैं वो काम बता रहा हूं आपको जिसके लिए अलग बजट की जरूरत नहीं है। आपको आपके गांव को 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके गांव में 50 बालकों का टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन इस बार 40 हुए, 10 क्यों नहीं हुए? उन 10 बच्चों का टीकाकरण कैसे करवाएंगे? अगर आपके यहां गांव के सभी बच्चों का टीकाकरण आप करवा लेते हैं, सरपंच के नाते पक्का कर लेते हैं, जितने भी टीका करवाने होते हैं पूरा कोर्स करवा देते हो, क्या वो बच्चा कभी गंभीर बीमारी का शिकार होगा? क्या आपके गांव के हर बच्चे, आपके कार्यकाल में जितने बच्चे छोटे होंगे, वे अगर सलामत रहे, कोई बीमारी आने की संभावना नहीं रही, तो जब वो 20 साल होंगे, 25 साल के होंगे, तो आपको गर्व होगा कि हां, हमारे गांव में मैंने 100% टीकाकरण करवाया था, तो मेरे कालखंड के जितने बच्चे हैं गांव के सारे तंदुरुस्त बच्चे हैं। आप बताइए बुढ़ापे में आपको जीवन को कितना आनंद मिलेगा। लेकिन टीकाकरण आए हैं, अच्छा आप लोगों ने भी खाया पिया, चाय पिया, ठीक है कर लीजिए। नहीं, मैं सरपंच हूं, मेरे गांव में कोई टीकाकरण के बिना रहना नहीं चाहिए। मैं सरपंच हूं, मेरे गांव में कोई बच्ची स्कूल जाए बिना रहनी नहीं चाहिए। मैं सरपंच हूं, मेरे गांव के अंदर कोई बच्चा स्कूल छोड़ करके घर भाग नहीं जाना चाहिए। मैं सरपंच हूं, मेरे गांव का टीचर आता है कि नहीं आता है, मैं पूरी ध्यान रखूं। ये काम अगर लीडरशिप हमारे सरपंचों के द्वारा दी जाती है, कोई भी खर्च किए बिना, नया कोई पैसा लगाना नहीं है, सरकार की योजनाएं लागू करने से ही बहुत बड़ा लाभ होगा। कभी कभी हमने सोचा होगा कि गांव के अंदर बीमारी का कारण, अब सब हम देखते हैं शौचालय की ओर हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है इन दिनों, लेकिन ये कभी सोचा है कि स्वच्छता से कितना आर्थिक लाभ होता है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि गंदगी के कारण जो गरीब परिवारों में बीमारी आती है, औसत 7,000 रुपया एक गरीब परिवार को दवाई में साल का खर्चा हो जाता है। अगर हम स्वच्छता रखें, गांव में बीमारी को घुसने न दें, तो इन गरीब का साल का 7,000 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? उन पैसों से वो बच्चों को दूध पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? वो तंदुरुस्त बच्चे आपकी गांव की शोभा बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? और इसलिए गांव के सरपंच के नाते, गांव के प्रधान के नाते, मेरे कार्यकाल में मेरे गांव में ये चीजें होनी चाहिए, इसमें मैं कोई समझौता नहीं होने दूंगी।
इस विश्वास के साथ हम लोगों ने काम करना चाहिए। हमारे देश में गांव का महात्मा हर किसी ने व्यक्त किया है, लेकिन रविंद्रनाथ जी टैगोर ने 1924 में शहर और गांव उसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी थी, बांग्ला भाषा में लिखी थी, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद मैं थोड़ा बताता हूं। आपको लगेगा हां हमारे साथ बराबर फिट, और 1924 में लिखा था, यानी करीब करीब आज से 90 साल के पहले उन्होंने लिखा था। और यहां महिला वर्ष है तो बहुत सटीक बैठता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, गांव महिलाओं के समान होता है, यानी जैसा गांव वो होता है जैसे महिला होती है। उन्होंने कहा उनके अस्तित्व में समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है, नारी के स्वभाव का प्रतिबिंब है। शहरों के मुकाबले गांव प्रकृति के अधिक समीप है और जीवन धारा से अधिक जुड़े हुए हैं। उनमें प्राकृतिक रूप से हीलिंग पावर, यानी समस्त गांवों को भरने की शक्ति है। महिलाओं की तरह ग्राम भी मनुष्यों को भोजन, खुशी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जीवन की एक सरल कविता के समान। साथ ही महिलाएं गांवों में स्वतः जन्म लेने वाली सुंदर परंपराओं की तरह उल्लास से भर देती हैं, लेकिन यदि ग्राम या महिलाओं पर अनवरत भार डाला जाए, गांवों के संसाधनों को शोषण किया जाए, तो उनकी आभा चली जाती है। अब हमने भी सोचना होगा कि गांव का संसाधनों का शोषण होना चाहिए क्या? प्राकृतिक रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पेड़ पौधे, हरियाली, पानी, शुद्ध हवा के लिए हम ऐसा गांव क्यों न बनाएं कि शहर में रहने वालों को भी मन कर जाए कि एक छोटा सा घर गांव में भी बनाएं और कभी सप्ताह में 1-2 दिन गांव में आकर के जिंदगी गुजारने का मन कर जाए। ऐसा हम गांव क्यों न बनाएं? बन सकता है। आज जो ट्रेन चला है ना, रहते गांव में लेकिन 1-आध घर शहर में हो, छुट्टी के दिन चले जाना, बच्चों को लेके जाना, वो भी ट्रेंड शुरू हो सकता है कि गांव ऐसा हो कि छुट्टी के दिन दोस्तों को लेकर के गांव चले जाएंगे, कुछ पल गांव में बिता के आ जाएंगे। गांव ऐसा बनाया जा सकता है। सरकार का भी प्रयास है, अर्बन मिशन। आत्मा गांव की हो, सुविधा शहर की हो। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से हिंदुस्तान की हर पंचायत को जोड़ने की दिशा में काम चल रहा है। 2.5 लाख पंचायतें हैं, करीब करीब 70,000 पंचायतों तक काम पूरा हुआ है। स्कूल तक केबल लगेगा, पंचायत घर तक केबल लगेगा। गांव की आवश्यकता के अनुसार उस केबल को विस्तृत किया जाएगा। आधुनिकता गांव को भी मिले, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। इन दिनों गांव में भी, मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो हमारे सचिव महोदय मुझे बता रहे थे कि गांव की जो सरपंच बहनें आई हैं वो बड़े मन से प्रदर्शनी देख रही थी और बोले हर कोई सेल्फी ले रहा था। कभी कभी हम पार्लियामेंट में सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, गांव में लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब वो भाषण करने के लिए कहते हैं कि क्या कारण है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा अनुभव अलग है। टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा रिवॉल्यूशन किया है,
मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो यहाँ कपराड़ा करके एक स्थान है, वहां गया था। अब बड़ा पिछड़ा हुआ तहसील है, एकदम से रिमोट एरिया में है, और एक छोटा सा कार्यक्रम था, मिल्क का चिलिंग सेंटर का उद्घाटन था। आदिवासी गांव था और उन्होंने, अब मैदान भी नहीं था क्योंकि जंगल है, तो सभा करने के लिए वहां से 3 किलोमीटर दूर एक स्कूल के मैदान में सभा रखी थी और चिलिंग सेंटर एक जगह पे था। तो मैं चिलिंग सेंटर के उद्घाटन लिए गया तो दूध भरने वाली 25-30 महिलाएं भी वहां थी। वो बहनें वहां खड़ी थी, हम लोग उसकी रिबन काटना, दिया जलाना सब कर रहे थे और मैं देख रहा था सारी महिलाएं, और ये बात मैं करीब 10 साल पहले की कर रहा हूं, सारी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं अपने मोबाइल फोन से फोटो निकाल रही थी। मैं हैरान था, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि आपकी फोटो तो आ नहीं रही, मेरी फोटो निकाल के क्या करोगे, और आपको फोटो निकालने आती है? आदिवासी बहनें थी, अनपढ़ थी। उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, वो जवाब मेरे लिए और प्रभावी था मेरे मन पर। उन्होंने कहा, ये तो हम जाकर के डाउनलोड करवा देंगे। मैं हैरान था जी, ये पढ़ी लिखी बहनें नहीं थी और वो कह रही है कि हम जाकर के डाउनलोड करवा देंगे। किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने सामान्य के जीवन में प्रवेश कर दिया है। हमने अपने व्यवस्था में, अब आप यहां गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार ने खोले हैं। आपने कभी देखा है क्या कि कॉमन सर्विस सेंटर से टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक जो नौजवान को वहां रोजगार मिला है, उसके पास कंप्यूटर है, क्या क्या सेवाएं दे रहा है, उन सेवाएं आपके गांव के लिए कैसे उपलब्ध हो सकती हैं, आप इस व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं क्या? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग आवश्यकता के अनुसार पूरा प्रयत्न करके टेक्नोलॉजी का उपयोग भी अपने गांव में लाने की दिशा में प्रयास करें। आप देखिए, आपके गांव में एक बहुत बड़ा बदलाव इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ सकता है। हो सकता है हमें सब कुछ नहीं आता है, लेकिन जिनको आता है उनको हम साथ में रख सकते हैं। पुरुषों को ईगो होता है, वो नहीं रखेंगे। आप तो अपने घर में 12th का बच्चा होगा ना, उसको भी पूछोगे तो बताए देगा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन एक बार आप देखिए कि आपकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी, आप सफल होंगे। हम गांव में रहते हैं, कभी हमने सोचा है कि हमारे गांव में सरकारी तिजोरी से पगार लेने वाले कितने लोग रहते हैं? किसी ने नहीं सोचा होगा। जो भी सरकारी पगार लेते हैं तिजोरी से, वे एक प्रकार से सरकार ही है। क्या महीने में एक बार आपके गांव में ऐसी एक छोटी सी सरकार की मीटिंग कर सकते हो? कोई ड्राइवर होगा जो आपके गांव का होगा, सरकारी बस चलाता होगा, कोई कंपाउंडर होगा, कोई प्यून होगा, कोई क्लार्क होगा, कोई टीचर होगा, जिनको सरकार से तनख्वाह में, हर गांव में 15-20 लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी रूप से सरकार से जुड़े हुए हैं। क्या महीने में एक बार ये जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं, सरकार क्या है जिनको अता पता है, सरकार के ऊपर के लोगों को जानते हैं, क्या कभी आपने हर महीने में एक बार ये अपने गांव के कहीं पर भी काम करने वाले और गांव में रहते हैं, शाम को गांव आ जाते हैं, ऐसे लोगों की महीने में एक बार बैठ करके भाई अपने गांव में क्या कर सकते हैं, सरकार से क्या मदद ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, तुम्हारी कोई जान पहचान है क्या? ये अगर व्यवस्था विकसित करोगे तो आपकी ताकत। आज क्या होता है, सरकार यानी आपको एक पटवारी से ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, टीचर हो, ये सारे सरकार के प्रतिनिधि है।
आपने कभी उस शक्ति को जोड़ा नहीं है, तो मेरा आग्रह है कि आप उनको जोड़िए। आपकी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाएगी और आपको काम की सरलता रहेगी। एक दूसरा काम साल में एक बार जरूर कीजिए। आपके गांव से बहुत लोग गांव छोड़ करके शहर में चले गए होंगे। कभी शादी ब्याह के लिए आते होंगे, रिश्तेदारी में कभी आते होंगे। गांव का जन्मदिन मनाना चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है, जिन गांवों को पता नहीं कि उनके गांव का जन्मदिन क्या है, वो चिट्ठी निकाल के तय करें कि भाई ये फलानी तारीख हमारे गांव का जन्मदिन, और फिर हर वर्ष बड़े आन बान शान के गांव का जन्मदिन मनाना चाहिए हर वर्ष। और उस दिन आपके गांव के जितने लोग बाहर गए उनको बुलाना चाहिए। 3-4 दिन का कार्यक्रम करना चाहिए। गांव में 75 से ज्यादा आयु के जितने लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। गांव में हर किसी को पौधा लगाने के लिए कहना चाहिए। गांव के बच्चों को स्वच्छता के अभियान के साथ जोड़ना चाहिए। और गांव के जो लोग बाहर रहते हैं उनको विशेष रूप से बुलाना चाहिए और उनको कहना चाहिए, बताओ भाई गांव के लिए आप क्या कर सकते हो। आप देखिए, पूरे गांव एक प्राणवान गांव बन जाएगा, जीवंत गांव बन जाएगा। गांव यानी बस अब छोड़ो भाई, जल्दी 18 साल की उम्र हो जाए चले जाए, छोड़ दे, क्या करे जिंदगी ऐसी जी करके। उससे उल्टा करने का समय आया है। और अगर आप इस बात को करेंगे, मुझे विश्वास है आपके गांव में एक नया जीवन आ जाएगा। और जैसा मैंने कहा, हमारे गांव में पशु होते हैं। कुछ लोग यहां देखने गए होंगे, मुझे बताया गया कि कुछ यहीं गांधीनगर के पास में पशुओं का हॉस्टल वाले कुछ गांव है। देखा होगा कि गांव में कूड़ा कचरा कैसे वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। ये जो हम वेस्ट मानते हैं वो वेस्ट नहीं है, वो वेल्थ है। आप गांव में कोशिश कीजिए, कुछ लोगों को लगाइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, गांव के कूड़े कचरे में से कंपोस्ट खातर बनाइए। गांव में खातर की बिक्री होगी, पंचायत की आय होगी और जमीन का सुधार होगा तो गांव के लोगों की खेती भी अच्छी होगी। छोटे छोटे काम जिसमें अलग बजट की जरूरत नहीं है, आप स्वयं थोड़ा इनिशिएटिव लें। आप अपने गांव को जैसे स्वच्छ बनाया है वैसे समर्थ भी बना सकते हैं। स्वच्छता को आपने स्वभाव बना करके सीखा है। और स्वच्छता एक ऐसे विषय है जो हमें खुद को करनी पड़ती है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, अचानक हमारे शरीर पर कोई गंध पड़ी, कोई गंदी चीज पड़ गई। हम इंतजार करते हैं क्या अड़ोस पड़ोस में जो चल रहा है वो साफ करे? ऐसा करते हैं क्या? तुरंत हम कितने ही बड़े महान पुरुष क्यों ना हो, जेब से हैंडकरचिप निकाल कर यूं साफ करना शुरू कर देते हैं। क्यों? गंदगी एक पल भी हमें पसंद नहीं है। हमारे शरीर पर अगर थोड़ी सी भी गंध पड़ी तो हम तुरंत साफ करते हैं। वैसे ही ये हमारी माँ है, भारत माता, उस पर भी कोई गंध पड़े तो उसकी सफाई हम सबको मिलकर के करनी होगी। ये स्वच्छता का स्वभाव बनाना पड़ेगा। ये अगर स्वच्छता का स्वभाव बनाएंगे और एक बार गंदगी गई, आप देखिए विदेश में कुपोषण की समस्या, बीमारी की समस्या, बीमारी के पीछे खर्चा, ये सब में कटौती आ जाएगी। गरीब को सबसे ज्यादा फायदा होगा। गंदगी की सबसे ज्यादा परेशानी किसी को है तो गरीब को है, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वालों को है, गंदा पानी पीने वालों को है। ये मानवता का काम है। इस मानवता के काम को अगर हम उसी भाव से करेंगे, जन सेवा यही प्रभु सेवा, ये हमारे कहा गया है, उसी भाव से अगर हम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि 2019 में स्वच्छ भारत में कुछ अचीव करना है, बदलाव महसूस ऐसी स्थिति पैदा करनी है। और ये सरकार के नाम करने की बात नहीं है मेरी,
ये समाज का स्वभाव बनाना पड़ेगा, समाज में एक आंदोलन करना पड़ेगा, गंदगी के प्रति नफरत का वातावरण पैदा करना पड़ेगा, तो अपने आप होगा। शौचालय उसमें एक हिस्सा है। शौचालय हो गया मतलब स्वच्छता हो गई, ये हमारी कल्पना नहीं है। और मेरे देश में पहले कभी स्वच्छता पे चर्चा ही नहीं होती थी। अच्छा हुआ है पिछले 2 साल से लगातार स्वच्छता पर चर्चा हो रही है। और मैं ये भी बात पब्लिकली स्वीकार करता हूं कि आमतौर पर सरकार की तरफ से कोई बात कही जाए, उसी दिन मीडिया उसमें नुक्स निकालने में लग रहता है। क्या कमी है, क्या गलत है, क्या झूठ बोलते हैं, उसे वो पकड़ता है। स्वच्छता एक ऐसा विषय मैंने देखा, मीडिया ने भी उसे गले लगाया है, और सरकार जितना काम करती है उससे 2 कदम ज्यादा मीडिया के लोग भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा है जिसको देश के हर किसी ने स्वीकार किया है, हर किसी ने स्वीकार किया है। जिस काम को हर किसी ने स्वीकार किया हो, उसमें सफलता मिलना स्वाभाविक है। उसका सिस्टमैटिक ढंग से करना पड़ेगा। सिर्फ स्वच्छता के मंत्र बोलने से नहीं होगा, ये हमें एक्चुअली फिजिकली करना पड़ेगा। और गांव में सफाई हुई, हिंदुस्तान बदला हुआ नजर आएगा, हमारा जीवन बदला हुआ नजर आएगा। मेरा आप सबसे जिन जिन लोगों का सम्मान हुआ है, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। और उनका कार्य, उनका जीवन, उनका पुरुषार्थ, उनका संकल्प हम सबके लिए प्रेरणा बनेगा। और देश भर से आई हुई महिलाएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वच्छता और महिला सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि आज तक हर प्रकार की स्वच्छता बनाए रखने में अगर सबसे ज्यादा किसी ने योगदान दिया है तो हमारे देश की नारी शक्ति ने दिया हुआ है। हर प्रकार की स्वच्छता, सामाजिक जीवन के हर पहलू की स्वच्छता अगर आज भी बची है, संस्कार बचे हैं, सद्गुण बचे हैं, सत्कार्य बचे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान मातृशक्ति का है। स्वच्छता के इस अभियान को भी मातृशक्ति के आशीर्वाद मिलेंगे, अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। इस विश्वास के साथ फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक से कैश निकालना या बैंक में कैश जमा कराना, वो केवल 4 बार ही कर सकते हैं। यदि 4 से अधिक आप एक महीने में करते हैं तो आपके ऊपर 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से कॉस्ट लगाई जाएगी। आपको 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।